बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और प्रोग्राम के आगाज़ में हमजा कुछ शेयर कर रहे थे। हाँ जी, बहुत बड़ा मसला है, हम सारों के साथ ये ज़्यादातर अब मसला शुरू हो गया है कि सोने लेटते हैं लेकिन नींद नहीं आ रही होती है जल्द। बड़े ही लकी लोग होते हैं, गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं, गाड़ी में सो जाते हैं, पास ढोल बज रहा हो फिर भी सोए रहते हैं। खैर जो भी मामला हो वो सोए रहते हैं और शोर मच रहा है अब। लेकिन उन लोगों के हवाले से जिन लोगों को भाई सोने के लिए एहतमाम करना पड़ता है, बिस्तर पर लेट गए हैं, 2-2 घंटे सोच रहे हैं और नींद अब नहीं आ रही है, उनके लिए क्या करना चाहिए। चाइना में रिसर्च हुई है, उन्होंने कहा जी कि जो माँ बाप बचपन में कहा करते थे ना कि आप गर्म करके दूध बच्चे पिएं तो नींद बड़ी अच्छी आती है, तो उन्होंने कहा ये बात 100% दुरुस्त है। और अगर आप गर्म दूध पीकर सोए, मतलब कि लेटने से पहले पी लें, तो आपको 25% चांसेस हैं कि नींद जल्दी आ जाएगी। मतलब जितने टाइम में आप सोते हैं उससे 25% जल्दी आप सो जाएंगे और आपकी जो नींद है वो 40% तक बेहतर होगी, यानी कि उसका दौरानिया बेहतर होगा। दरमियान में आप जो बार बार उठते हैं वो शायद नहीं उठ रहे होंगे, तो उसमें भी बेहतरी मतलब आ किसी जाएगी। भी मौसम में अगर आप नींद लेना चाह रहे हैं, किसी भी वक्त में नींद लेना चाह रहे हैं, तो एक गिलास गर्म दूध का पी लें, आपको अच्छी नींद आएगी, जैसे हमजा बता रहे हैं। तो आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हमारे बचपन में तो यही कहते थे और हम लोग करते भी थे। अब पता नहीं उस वक्त वो खुमार नींद का था, बचपन की नींद थी, तो इसलिए फौरन आ जाती थी, टेंशन फ्री होते थे, इसलिए जल्दी आ जाती थी, या दूध की वजह से जल्दी आ जाती थी। लेकिन ये एक अच्छा फार्मूला है। उन्होंने नेमुल बदल भी कहा है कि जो लोग अद्वियात लेते हैं नींद वाली, तो उन्होंने दूध को, गर्म दूध को उसका नेमुल बदल भी करार दिया कि उससे बहुत बेहतर है कि आप गर्म दूध पिएं, आपको अफाका भी होगा, आपके नींद में बेहतरी भी आएगी। और दूसरा, जो वो अद्वियात लेने से आपकी याददाश्त के ऊपर असरात पड़ रहे होते हैं, आपकी सेहत के ऊपर बुरे असरात पड़ रहे होते हैं, तो वो भी नहीं पड़ रहे होंगे। तो ये बचपन में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कहा जाता था, लेकिन हम तो अब साइंटिफिक हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। जब कोई रिसर्च आती है, साइंसदान बता देते हैं कि नहीं भाई ये बात दुरुस्त है, तो हम तभी उसको मानते हैं। तो इस जो प्रैक्टिस है इसको अपनाया जा सकता है, अपना के देखें कि नींद में बेहतरी आती है या नहीं आती। हमने आपके साथ जी जो चाइना में रिसर्च हुई है वो शेयर कर दी है। और अब हम डेंगू मच्छर जो है, हाँ ये बहुत बड़ा मसला है। अब तो फैमिली आप देखें तो फैमिलीज के अंदर केसेस निकल आना शुरू हो गए हैं। आप जानते हैं उन फैमिलीज को, या खुदा न खास्ता आप उस फैमिली का हिस्सा हैं जहाँ पे केसेस आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मच्छर ने अपने जैसे ही डंग तेज़ किए हैं, अमवात जो है वो भी बढ़ रही हैं। इस्लामाबाद में अमवात जो और केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और अगर हम देखें दारुल-हुकूमत में तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 3 अफराद जो हैं वो डेंगू वायरस से मतलब इंतकाल कर गए हैं, मतलब मुतासिर हुए हैं। मतलब बहुत सारे अफराद हैं इस वक्त जिनको हम सुनते हैं कि फ़लाँ को डेंगू हो गया, फ़लाँ को डेंगू हो गया। तो इससे बचना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मजमूई हलाकतों की तादाद अगर हम वफाकी दारुल-हुकूमत में बात करें तो 9 हो गई है, जबकि मज़ीद 141 शहरी इससे मुतासिर भी हुए हैं। और पंजाब में डेंगू के 279 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए, जिनमें से 204 का ताल्लुक सिर्फ लाहौर से है। लाहौर में अच्छे खासे वार जो है डेंगू के जारी हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा जाए तो मुतासिरा मरीजों की तादाद 4,286 हो गई है। और डेंगू मच्छर ने कराची में भी अपने पंजे गाड़ लिए हैं। डेंगू केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और अगर हम देखें महकमा सेहत सन और गैर सरकारी जो दादोशुमार हैं तो उनके मुताबिक उनमें फ़र्क भी आ रहा है। हम देख रहे हैं कि कुछ बताया जा रहा है, दादोशुमार कुछ बताए जा रहे हैं, और जो दूसरे दादोशुमार आ रहे हैं वो कुछ आ रहे हैं। तो इसलिए डेंगू मच्छर तो है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। हाँ, दादोशुमार का दुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तदारुक के लिए, उसके लिए कि आपने क्या हिकमत अमली अपनानी है। दादोशुमार बहुत इंपॉर्टेंट है उसलिए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में 24 घंटों में डेंगू के 33 केसेस ये रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गैर सरकारी दादोशुमार के मुताबिक रोजाना सैकड़ों केसेस सामने आ रहे हैं। जिन्हें अस्पताल की इमरजेंसी में गुज़श्ता 24 घंटों में 100 से ज़ायद मरीज लाए गए हैं। और जरा ये भी बता रहे हैं कि सिविल अस्पताल और इंडस अस्पताल में भी रोजाना सैकड़ों मरीज सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर यही तादाद इसी तरह से बढ़ती चली गई तो आप सोचें कि डेंगू मच्छर पर काबू पाना कितना मुश्किल हो सकता है। तो जो हुकूमती सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं हमें उन्हें भी देखना होगा और फिर खुद भी हिफाजती इकदाम करने होंगे। बिल्कुल ऐसी
ये सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोफेसर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, हम बहुत गुफ्तगू करते रहे हैं कोरोना के ऊपर, लेकिन इस वक्त डेंगू की सूरत हाल भी कुछ दुरुस्त नहीं लग रही है। कराची में आपके मुशाहिदे के मुताबिक क्या केसेस हैं, क्या अंडर रिपोर्टिंग वाकई हो रही है? जी वालेकुम सलाम। देखिए, रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा मसला ये है कि सारे अस्पताल जो हैं वो एक साथ रिपोर्ट नहीं करते हैं। और दूसरा याद रखें, जब डेंगू का सीज़न होता है जो कि आजकल है, तो अक्सर बहुत ऐसा पेश आता है जो बिल्कुल ही टिपिकल डेंगू वाला मरीज हो, तो वो हम लोग शायद टेस्ट भी ना करें, बिकॉज बीमारी काफ़ी वाज़ेह होती है। एंड जो टेस्ट में जो आता है, जो रिपोर्टिंग होती है, वो अक्सर टेस्ट पॉजिटिव पे होता है, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस तो आता है। एंड द थर्ड चीज़ याद रखेंगे, अच्छे खासे लोगों को डेंगू जिनको होता है, उनको सिर्फ हल्का फुल्का बुखार होता है, ख़त्म हो जाता है, वो कभी अस्पताल की रुख भी नहीं करते हैं। और बल्कि कुछ तहकीकीन ने बताया कि आधे ज़्यादा लोग जिनको डेंगू होता है उनको कोई बुखार भी नहीं होता। यानी कि जो आप देख रहे हैं, जो नंबर्स बता रहे हैं, उसको आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 या 4 से, तो आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली कितना बढ़ा। सही। तो डॉक्टर साहब, मुल्क भर में डेंगू बढ़ने की वजूहात क्या हैं? हम इस पर उस तरीके से काबू क्यों नहीं पा रहे? कहाँ पर गलती हो रही है हमसे? देखिए, डेंगू का ये हर साल यही सीज़न होता है, एंड हर साल ही हम ये देखते हैं कि तकरीबन ये सितंबर में शुरू होता है, अक्टूबर नवंबर तक पीक होता है, फिर दिसंबर तक खत्म हो जाता है। मच्छरों से फैलता है, मच्छरों से अगर जब काबू करेंगे मच्छरों को तो ये बेहतर होगा। मगर इसमें याद रखें कि इसमें आपका भी हाथ है, क्योंकि ये अक्सर मच्छर घर पे पाए जाते हैं, नॉट बाहर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से पेशेंट्स जो डेंगू का शिकार हो रहे हैं, अस्पतालों में हैं या घरों में हैं, वो डायरिया की बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं। क्या मौसम ऐसा है कि उनको साथ डायरिया हो रहा है, या डेंगू में साथ डायरिया हो जाता है? जी, डेंगू में डायरिया हो जाता है। डेंगू में बिल्कुल डायरिया हो सकता है। बहुत प्रोमिनेंट नहीं होता, मगर कुछ लोगों को डायरिया काफ़ी होता है डेंगू के साथ। ये अनकॉमन सिम्टम नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मसला आ रहा है, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि अदाद शुमार जो है उस तरीके से मुरतब नहीं किए जा रहे, तो क्या वजूहात है? जब कोरोना आया था तो हम देख रहे थे कि तमाम इदारे जो है वो मुस्तैद थे, तमाम हस्पतालों की जानिब से अदाद शुमार जो थे वो जमा करके मुरतब करके बताए जा रहे होते थे। इस वक्त जो है वो शायद हुकूमती सतह पर भी पता ही नहीं है कि अदाद शुमार क्या है, और उनका तदारुक जब तक नहीं होगा तो फिर उसी हिसाब से उसके इक़दामात भी नहीं हो पाएंगे। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि कोरोना के अंदर भी आपको पता है कि जो नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट होते हैं वो अक्सर जो रियल केसेस उससे काफ़ी कम होते हैं। काफ़ी लोग टेस्ट नहीं कराते तो वो रिपोर्ट नहीं हो पाते। डेंगू की सर्वेलेंस जो है वो तो कई सालों से चल रही है। मुझे पता है, जैसे हमारा अस्पताल है वो रोज़ ही एक रिपोर्ट भेजता है, और कई सालों से रिपोर्ट भेजता है कि डेंगू के केसेस कितने आ रहे हैं। बट कोरोना के बरक्स डेंगू के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत सारे अस्पताल में जाते हैं, निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल में, और बहुत सारे निजी अस्पताल जो हैं वो रिपोर्ट नहीं देते गवर्नमेंट को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कोताही कहाँ हुई? जिस तरह से इशाल भी पूछ रही थी कि माहिरीन सेहत ये कह रहे हैं कि हम कोरोना के अंदर इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि शायद डेंगू के ऊपर उस तरह से हम पहले से काम ही नहीं कर सके। हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं थी, अब हमारी रिएक्टिव अप्रोच है। लेकिन दूसरी तरफ जब इंतज़ामिया से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, एक साल छोड़कर दूसरे साल ये साइकिल चलता ही है, केसेस बढ़ जाते हैं, और इस दफ़ा जो बारिशें हुई हैं उनकी वजह से भी बड़ा असर हो रहा है, वो भी मवाफिक रही हैं डेंगू लार्वे के लिए। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है एक्चुअली, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि जो डेंगू केसेस हैं वो एक साल बहुत बुरा आता है, उसके बाद फिर ज़्यादातर पॉपुलेशन आपकी थोड़ी सी इम्यून हो जाती है उससे, तो फिर अगले 2 या 3 साल उसके रेट्स कम हो जाते हैं। उसके बाद फिर अमूमन डेंगू के कोई नया स्ट्रेन आता है, बिल्कुल कोरोना की तरह कि जो डेल्टा वेरिएंट आया था, इससे डेंगू के भी एक नया वेरिएंट या नया स्ट्रेन आता है जिससे एकदम से रेट्स बढ़ते हैं, और फिर 2-3 साल बाद वो कम होते हैं, फिर बढ़ते हैं। एंड अमूमन ये भी देखा गया है कि अगर कराची में या सिंध के अंदर एक बुरा सीजन आता है तो अगले जो साल होगा वो फिर पंजाब में वही भी स्ट्रेन पंजाब पहुंचता है। इस दफा सिंध में इतना बुरा नहीं है जितना पंजाब में है, प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि डेंगू जो है उसके मुतासरीन में रिकवरी चांसेस कितने ज़्यादा हैं? क्योंकि जब एक डेंगू का टेस्ट हो गया, पता चल गया, तशखीस हो गई, तो उसके बाद क्या हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है, या फिर घर पे भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं? और फिर रिकवरी चांसेस कितने ज़्यादा हैं? तो अगेन, ज़्यादातर लोग जिनको डेंगू होता है उनको कोई अलामात नहीं होता, उनको पता नहीं लगता कि डेंगू है। फिर जिनको बुखार होता है वो अक्सर मौसमी बुखार समझ के ख़त्म हो जाता है। जिनकी तबीयत ख़राब होती है, यानी कि जिनके अंदर पानी की कमी होती है, जो कि ज़्यादा शदीद वाला मसला होता है, या प्लेटलेट की कमी होती है, वो अगर अस्पताल जाएँ तो ज़्यादातर लोग की छुट्टी हो जाती है। ये बहुत सीरियस मामला नहीं है, बट ये ज़रूर है
कि अगेन बिल्कुल दूसरे वायरसेस की तरह जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको दूसरे मसले मसाइल हैं, जिनकी उम्र बहुत कम है, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन का चांस बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बच्चों की बात करें, छोटे बच्चे कितने मुतासिर हो सकते हैं, उनकी एहतियात पेरेंट्स कैसे कर सकते हैं, और ये भी साथ बता दीजिएगा क्योंकि प्लेटलेट्स का आपको तो इल्म ही नहीं होता कि प्लेटलेट्स आपके कम हो रहे हैं, अगर आप में अलामात नहीं हैं तो क्या तब भी चांसेस हैं मरीज़ के कि प्लेटलेट्स गिर सकते हैं, और वो तो कहते हैं कि डेंगू में बहुत तेज़ी से गिरते हैं। ये आपने 2 सवाल पूछे। मैं पहला सवाल ये है कि जो जवाब ये है कि घर के अंदर जो है वो डेंगू खास बात ये होती है कि अक्सर एक को नहीं पूरे ख़ानदान को डेंगू होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो मच्छर है वो सभी को काट रहा होता है घर के अंदर, एंड बतदरीज सभी को इन्फेक्शन हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि जो एहतियात आप बड़ों में करते हैं वही एहतियात आपको बच्चों में करनी है, यानी कि मच्छर से बचना, जो कि बाद में बात कर सकते हैं। मगर प्लेटलेट का जहाँ ताल्लुक है, आपको जिनको भी डेंगू है उनके 3-4 डेंजर साइन होते हैं जो हम कहते हैं अगर हो तो फ़ौरन अस्पताल की तरफ रुख करें, जिसके अंदर पेट में शदीद दर्द होना, ग़ुरूदगी सी महसूस होना, पेशाब थोड़ा कम होना, या अगर कहीं पे उनको धब्बे नजर आए जिल्द पे तो वो अस्पताल का रुख। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बता रहे थे कि डेंगू की सूरत हाल क्या है और किस तरीके से आप तदारुक इसका कर सकते हैं। आपकी पहली जिम्मेदारी तो घरों के अंदर है, ख़ास तौर पे पर्दों के पीछे हम देखते हैं कि कुछ मच्छर होते हैं, सोफ़ों के नीचे होते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप ज़ाती तौर पर काविश अपने घर के अंदर तो आपने खुद ही करनी है, स्प्रे खुद से करवा लें या खुद से कर लें, और अपने बच्चों को आप फुल स्लीव्स, ख़त्म बात कि जी कि हमने शॉर्ट्स पहनाने हैं, हमने स्लीवलेस, और अब तो मौसम भी शायद बदलता चला जा रहा है तो आपने शायद बच्चों के कपड़े तो बदल ही दिए। और अपने घरों में स्प्रे करवाने के अलावा अपनी सोसाइटीज़ में, अपने इर्द गिर्द हुकूमती सतह पर आप कहें जाके कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो स्प्रे किया जाए अगर आप वहाँ पर डेंगू लार्वा देखते हैं, डेंगू मच्छर देखते हैं, क्योंकि उससे आपके अलावा भी बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, वो काट सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी कंप्लेन करें कि यहाँ पर स्प्रे किया जाए, यहाँ पर डेंगू लार्वा या डेंगू मच्छर देखा गया है। बिल्कुल, अगर जो अलामात डॉक्टर साहब ने हमें बताई हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत जो है वाज़ेह हो रही है तो फौरी तौर पर टेस्ट भी करवाएं और अस्पताल का रुख भी करें। बहरहाल अस्पतालों में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, हमने अस्पताल का रुख लाजमी तौर पर करना है। ये सोच के घर नहीं बैठे रहना कि पता नहीं उधर कितने आपके लिए बेड उधर इंशाल्लाह अगर खुदा न खास्ता कोई मसला है तो मौजूद होगा, ये सोचकर आपने अस्पताल का रुख लाजमी करना है। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी का राज खत्म हो रहा है जी। और बल्दियाती इदारे जो हैं वो बहाल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए पंजाब हुकूमत ने भी बल्दियाती इदारों को फॉल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब में 58,000 हैं बल्दियाती इदारे जिनको बहाल किया जा रहा है, और अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि 5 साल के लिए मुंतखब किया जाता है बल्दियाती नुमाइंदों को। तो इतनी जल्दी आप कैसे एक नोटिफिकेशन से उनको घर भेज सकते हैं? महकमा बल्दियात पंजाब ने बल्दियाती इदारों और एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिए गए इख्तियारात के तमाम नोटिफिकेशन जो हैं वो वापस ले लिए, और वैसे बल्दियाती इदारों की मुद्दत ख़त्म होने में अब चंद माह बाकी रह चुके हैं, और बल्दियाती इदारे बहाल करने का फैसला वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। उस्मान बुज़दार ने महकमा बल्दियात को फौरी नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत भी कर दी है, और इसी हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि इदारों को फ़ाल करने का फ़ैसला किया जा चुका है। हर इक़दाम आइन और कानून की रोशनी में उठाया जाएगा, ये भी फ़ैसला किया गया। ये भी कहा गया है इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादिम करार देते हुए पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल करने का हुक्म दिया था, और मुख्तसर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। बिल्कुल ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तसर फैसले में पंजाब की बल्दियाती हुकूमतें जो हैं वो बहाल की जाएंगी। आवाम के बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया गया है, और एक नोटिफिकेशन की वजह से उन्हें घर नहीं भेजा जा सकता, जैसे पहले हम कह रहे थे कि ये भी अदालत की जानिब से कहा गया है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम बात करेंगे लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट, हमारे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, अब जब बल्दियाती इदारों की मुद्दत ख़त्म होने में तकरीबन 1.5 माह से भी कम वक्त शायद बाकी रह गया है, इनकी बहाली कितनी बमानी होगी? क्या अब फ़र्क पड़ेगा? इससे क्या हासिल होगा? नहीं, देखिए, ये तो एक कॉस्मेटिक्स किस्म का ऐलान हुआ है और बल्दियाती इदारे बहाल हुए हैं, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि 1.5-2 माह के लिए ये इदारे बहाल हुए हैं, और 31 दिसंबर 2021 को इसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी। इसलिए इन इदारों को बहाली तो कर दी गई है, और बहाली क्योंकि अदालती हुक्म पर हुई है, सूबाई हुकूमत तो नहीं करना चाहती थी इनको, लेकिन अदालती हुक्म के तहत जब इनको बहाल कर दिया गया है और अदालत ने इनको पाबंद किया था कि आप इन फौरी तौर पर इन इदारों को बहाल करें, लेकिन अब ये इन इदारों को किसी किस्म के कोई सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको बता दूं। ये सिर्फ एक इनको ऑफिस मिल जाएंगे, या ऑफिस में आके बैठ जाएंगे,
अपना 1.5-2 माह का वक्त पूरा करेंगे और 31 दिसंबर को हुकूमत इनको खत्म करके दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लगा देगी। और फिर हुकूमत का क्लेम यह है कि वो मार्च में या अप्रैल में इलेक्शन करवाने चाहती है, नए इलेक्शन जो है लोकल गवर्नमेंट के पंजाब में। तो इसलिए इन इदारों की बहाली से तो कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि जो इदारे बहाल हुए हैं, जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन बहाल हुए हैं, आपको उनमें कोई बहुत ज्यादा गर्मजोशी नजर नहीं आ रही, जश्न भी तो उनको भी पता है कि हम जी, और ना पॉलिटिकल पार्टियां जश्न मना रही हैं। मसलन मिसाल के तौर पे पंजाब में तो PMLN को आज जश्न मनाना चाहिए था कि उनके इदारे बहाल हो गए, सारे जगह पर उनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसलर हैं, लेकिन उनको भी पता है कि इन इदारों की बहाली का कोई बड़ा सियासी सलमान आबिद साहब फिर होना क्या चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो खुश भी नजर नहीं आ रहे, तो क्या बल्दियाती कवानीन में किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट करनी चाहिए, कोई तब्दीली लानी चाहिए ताकि अवाम को भी उसके समरात मिल सकें और बल्दियाती इदारे जो हैं या नुमाइंदे वो भी खुश हो सकें? देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल उठाया। बुनियादी तौर पे जब तक आप इन मुकामी हुकूमतों के इदारों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिस तरह से हिंदुस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकल गवर्नमेंट का एक बाकायदा चैप्टर डाला है और इन इदारों को मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्ट किया है, जब तक आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ये इदारे इसी तरह टूटते रहेंगे। अभी आपने कहा कि शायद आज के बाद ये इदारे ना टूट सकें। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि जब भी नई हुकूमतें आएंगी वो पुराने इदारों को दोबारा जो है मुअत्तल कर देंगी और खत्म कर देगी, क्योंकि इन इदारों के अंदर जो है एक कानूनी प्रोटेक्शन जो है वो नहीं है। आपका आर्टिकल 148 कहता तो है कि इनको सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात दे, लेकिन इस निजाम की कंटिन्यूएशन के हवाले से, इस निजाम को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के हवाले से अभी भी इसके अंदर एक खला है, नंबर 1। नंबर 2 बड़ा मसला यह है कि जो आपकी सूबाई हुकूमतें हैं वो लोकल गवर्नमेंट के निजाम के बारे में संजीदा नहीं है, क्योंकि वो इख्तियारात सूबों से डिस्ट्रिक्ट्स को और तहसीलों को नहीं देना चाहते। ये सारे के सारे इख्तियारात जो है सूबाई हुकूमतें अपने पास रख के एंजॉय करना चाहती हैं। और फिर तीसरे जो बड़ा फरीक है वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहती कि यहाँ पर इख्तियारात उस तरह से तकसीम हो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनली होने चाहिए। तो अब आप देखिए कि इस लोकल गवर्नमेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या है। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का ना होना, नंबर 2 सूबाई हुकूमत की अपनी मजबूत सियासी कमिटमेंट का ना होना, और नंबर 3 आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इसके अंदर कोई बड़ी दिलचस्पी नहीं लेती, और नंबर 4 आपकी सियासी जमातों की तरजीहात भी लोकल गवर्नमेंट नहीं है। आप देखिए, जब भी जमहूरियत की बात होती है, मुल्क में कानून की हुक्मरानी की बात होती है, तो कभी सियासी जमातें लोकल गवर्नमेंट की ज्यादा सलमान आबिद साहब, अब लोगों ने जश्न नहीं मनाया, जो लोग बहाल हो गए, जो नुमाइंदे बहाल हो गए, और दूसरा 1.5-2-2.5 माह रह गए हैं, इनको कोई सीरियस भी नहीं ले रहा होगा, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। लेकिन नोटिफिकेशन जारी करके दोबारा से और पिछले नोटिफिकेशन को वापस लेकर ये तो सामने आया कि कुछ कोताही हुई थी, इतना वक्त जो ज़ाया हो गया आवाम का भी, इन मुंतखब नुमाइंदों का भी, उसका जिम्मेदारों के भी हवाले से कोई फैसला होना नहीं चाहिए, उन पर जिम्मेदारी आयद होगी, या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है? नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखिए ना, बात यह है कि ये 2018 के अंदर ये इदारे सस्पेंड किए गए थे, आपको अच्छी तरह पता है। अब 2018 से लेकर 2021 तक 3 साल तो ये अदालत के अंदर ही सारी बहस चलती रही। अगर अदालत इनको टाइमली बहाल करती तो तब तो ये इदारे फाल तरीके से काम कर सकते ना। और अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 2013 का एक्ट तो बहाल नहीं किया, 2019 का जो ऑर्डिनेंस था उसकी शिक नंबर 3 जो है उसको सस्पेंड किया। तो हमारे अदालती फैसलों में भी बड़ा इबाहम आ गया, बहुत डिले होते हैं, चीजें ताखीरी हरबे इख्तियार किए जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो अपना इम्पैक्ट नहीं दे सकते। अब आपने कहा कि वो अकाउंटेबल हो, मैंने आपको कहा है कि वो अकाउंटेबल उसी सूरत में हो सकते हैं जब आप इन इदारों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देंगे, तो तब ये जो है ना सूबाई हुकूमतें इनकी पाबंद होंगी। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि सूबाई हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने में, लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को मजबूत करने में और इनको खुद मुख्तारी देने के में ज्यादा संजीदा नजर नहीं आती। ठीक है, अब सलमान आबिद साहब, अगर देखा जाए तो गुड गवर्नेंस हो गई, बल्दियाती इदारे हो गए, इनका आपस में चोली दामन का साथ है। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने में संजीदगी दिखा रही है या चाह रही है कि हो जाए? देखिए, अभी तक तो सूबाई हुकूमतों की तरफ से कोई बहुत ज्यादा सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। अभी भी सारा मामला जो है वो अदालतों में पड़ा हुआ है, इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में पड़ा हुआ है। अब आप देखिए, पंजाब ने ऐलान तो किया कि हम मार्च या अप्रैल में इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं तो ये भी अदालती दबाव की वजह से होगा। अच्छा, सिंध ने तो एक बड़ा अजीब और गरीब फैसला कर लिया कि जब तक नई मर्दमशुमारी नहीं होती हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनके हवाले से भी फैसला महफूज किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर अगले बरस के अंदर ये इलेक्शन होंगे तो इसकी बड़ी वजह सूबाई हुकूमतों से ज्यादा अदालती दबाव होगा और इलेक्शन कमीशन का दबाव होगा, तब ये इलेक्शन हो सकते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बगैर किसी
इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दबाव के सूबाई हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवा लेंगी, मुझे उसके इम्कानात कम नजर आते हैं। यही वजह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां चाहे वो हुकूमत में है या अपोजिशन में है, और जो हुकूमतें जो है इस वक्त हुकूमत कर रही हैं, इनमें वो सीरियसनेस नजर नहीं आती जो जमहूरियत के लिए, गवर्नेंस के लिए, सियासत के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो डिवॉल्व की जाए। सियासी पावर्स हो, इंतजामी पावर हो, माली पावर हो, जब ये डिवॉल्व करेंगे तो आपके अंदर एक अच्छा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आएगा। और ये याद रखिए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इसलिए जरूरी है, ये जो आज हम रोना रो रहे हैं ना, महंगाई का, सफाई के मामलात का, रोजमर्रा के जो मामलात गली मोहल्लों की सतह पर है, उसकी वजह यह है कि आपके पास एक अच्छा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियों में मुश्किलात बढ़ रही हैं। बिल्कुल ठीक है। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे और उनका यही कहना है कि आईनी तहफ़्फ़ुज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इसी तरह से अगली हुकूमतें भी आती रहेंगी एक नोटिफिकेशन के तहत। तमाम जो मुंतखब निचली सतह पर भी हमजा अगर हम काम देखें ना, तो किसने करना है? बल्दियाती नुमाइंदों ने। आवाम किसको जाके कहेगी बल्दियाती नुमाइंदों को? तो जब वही इदारा फ़ाल नहीं था तो फिर काम रसाई में सिर्फ वो है ना, उनका दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है, उनसे सवाल किया जा सकता है, और वही अवामी मसाइल हल करने के लिए कोशिश भी कर रहे होते हैं जो निचली सतह के खुसूसी तौर पर मसाइल होते हैं। खैर, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं।